ये शुरू करते। नमस्कार सर, मैं शशिधर कुमार आपका धानुक समाज के मंच पे स्वागत करते हैं। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने शब्दों में अपने बारे में बताएं तो जो हमारे समाज के भाई बंधु हैं उनको थोड़ा समझ में आए। मेरा नाम विनोद बिहारी मंडल, ग्राम हुआ हरिहरपुर, थाना पुपरी, जिला सीतामढ़ी, बिहार। पेशे से मैं शिक्षक हूँ। वर्तमान में प्रधानाध्यापक हूँ मध्य विद्यालय दोस्तपुर खैरपुरी में, और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। खासकर धानुक समाज सहित अत्यंत पिछड़ा और कमजोर वर्गों के प्रति जितनी भी संवैधानिक बातें हैं, संवैधानिक अधिकारों की बातें हैं, उस पर मैं मुख्य रूप से आता हूं, अपनी बातें रखता हूं। उनसे अजय कुमार गुप्ता जी से और शहीद रामफल मंडल जी के गुरु विंध्येश्वरी प्रसाद, जो आजादी के बाद वो दरोगा बने थे, दो साल पहले उनकी मृत्यु हुई है, तो उनसे विशेष जानकारी हमें मिली। इसके बाद उस केस में, उस आंदोलन में जो लोग भी सक्रिय थे, शाहजानंद शर्मा सिवाय पट्टी के, राम इकबाल मंडल मास्टर साहब हैं, जो शहीद रामफल मंडल जी के उनके पिताजी शहीद रामफल मंडल जी के और दोनों मेरे फुफेरे भाई थे जी। इतना नहीं, हमें जानकारी का मिला राजपट्टी के अन्य लोगों से, इसमें पेशवर राय जो पूर्व विधायक थे उनसे मिला, और सबसे ज्यादा जानकारी हमें बाजपट्टी हाई स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक थे रामचंद्र मंडल। उनका घर शहीद रामफल मंडल जी के बगल में ही है, बाजपट्टी रहा। तो वो भी पूरा, मैंने उनके बारे में वो भी एक्टिविटीज करते रहते थे कि अपने यहाँ ऐसे ऐसे शहीद हुए थे, वो बताते रहते थे, तो उनसे भी जानकारी मिली। और इस तरह जानकारी लेते लेते सभी लोगों से मैंने लिखित जानकारी ली, मैंने सिर्फ पूछ कर जानकारी ली। तो ये पहला जो काम हुआ वह प्रेरणा का स्रोत कृष्णचंद्र मंडल शास्त्री हुए, जिन्होंने मुझे शहीद रामफल मंडल जी पर कुछ लिखने के लिए हमें प्रेरित। ठीक है। ये 1990 से पहले आपने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, और लिखने का काम कब से शुरू किया होगा लगभग? वो तो दरअसल उसी समय से हमने थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ, जैसे मैं हरिहर बाबू से कुछ बात पूछा तो हरिहर बाबू से कुछ लिख लिया कॉपी में, फिर झावन मंडल से लिखा, उनसे लिख लिया, रामचंद्र सिंह से लिखा, शाहजानंद बाबू से लिखा, और उस केस के जो लोग थे उनसे लिखा, और उस केस की जो, हाँ, तो जो सच्ची घटना जो थी, जो उसके प्रत्यक्षदर्शी थे, उन लोगों से लिया। अच्छा अच्छा। और फिर साहित्य भी मिला हमें उसकी, जैसे खुदा बख्श लाइब्रेरी हो, सैजदानंद सिन्हा लाइब्रेरी हो, बिहार अभिलेखागार हो, या एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, यहाँ हम वहाँ, माने एक तो समय मिलता नहीं था, फिर भी छुट्टी के दिनों में समय निकाल कर जाते थे, और वहाँ भर भर दिन बस लाइब्रेरी में रहकर ये सब किताब खोजते थे, और किताब खोज कर माने उसमें से इकट्ठा करते चले गए। एक सवाल उठता है कि पहले जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी आपके किताब के हिसाब से, सीतामढ़ी जेल में उनको डाला गया, फिर जो है उनको ले जाके जो है भागलपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया उनको। तो आपने प्रयास किया इन दोनों जेल के अभिलेख से कि कुछ आपको मिल जाए ऐसे अभिलेख जो आपके किताब के लिए जो है एक फुल नहीं, वो अभिलेख हमें मिला है। अच्छा, उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें मिली? हाँ, जैसे वो केस का हमें पूरा वो एफआईआर की कॉपी मिली। अच्छा। और एफआईआर की कॉपी में कौन कौन लोग हैं उन सारे लोगों का नाम है,
और FIR की कॉपी में जो हमें जानकारियां अधिक से अधिक मिली, उसके आधार पर मैं ज्यादा से ज्यादा खोज कर उन लोगों के परिजनों से जी। और भागलपुर में गया था जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद चूंकि सीतामढ़ी अनुमंडल कोर्ट था, तो यहाँ कुछ दिन रखा, इसके बाद भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। तो भागलपुर भी मैं गया था, तो वहां के DM से मैंने वो आवेदन दिया कि हमें इनके बारे में डॉक्यूमेंट चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं है अवेलेबल। फिर मुजफ्फरपुर, क्योंकि यहाँ का मामला था, तो एक आगे बहुत पुराना मामला है, कैसे मिलेगा। तब हम स्वतंत्रता सेनानी संघ के जो अध्यक्ष थे राजकिशोर शर्मा जी, उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास एक है 1975 में हमने सरकार से लिया था, उसकी एक कॉपी मेरे पास है। तो उनसे मैंने एक कॉपी की, जो कॉपी मेरे पास सच्ची प्रतिलिपि है उसका। लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि इतना पुराना फाइल है, खत्म हो गया, रद्दी की ये 42 की घटना है। अभी मुजफ्फरपुर जिला था, मुजफ्फरपुर में है कि भागलपुर में है, भागलपुर वाला कहा उस समय मुजफ्फरपुर में होगा। तो इस तरह से हमें सही ढंग से वो नहीं मिल पाया। हमें स्वतंत्रता सेनानी संघ के जो अध्यक्ष, उनके माध्यम से हमें डॉक्यूमेंट्स मिला, FIR की कॉपी, वो सारी बात। सर, परिजनों से मुलाकात और परिजनों से कुछ जानकारी जो पर्सनल हो, कुछ वैसा अगर शेयर करना चाहें शहीद रामफल मंडल जी के परिजनों के बारे में। हाँ, दरअसल आज भी उनके परिजन जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। शहीद रामफल मंडल जी की पत्नी जगपतिया देवी, बाद में जगपतिया देवी की शादी जो है रामफल मंडल जी के छोटे भाई से कर दी गई, ताकि उनका जीवन कैसे चलेगा। मैंने अपने किताब में वो चीज नहीं लिखा है जी। जगपतिया देवी की शादी रामफल मंडल जी के छोटे भाई से कर दी, और उनसे एक लड़का है जिसका नाम है अमीरी मंडल। नाम है अमीरी, लेकिन सारा चीज है गरीब जी। आज भी उनका घर है वही फूस का और खपरे का, अमीरी मंडल का। आपको लगता उनके पास ना। हाँ, क्या आप जो है, अगर हम ये जो आप कह रहे हैं कि ये स्थिति बहुत भयावह है और शोचनीय भी है हमारे समाज के साथ साथ जो है सरकारी तंत्र को भी, जब इतना सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि मेरी जो जानकारी है वो अनुमंडल जो अस्पताल है वहां पे उनका नाम जो है अमर शहीद रामफल मंडल जी के नाम पे रखा गया और सरकारी तौर पे भी है उल्लेख। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या आप सरकारी जो इनके प्रति जो काम हुआ है, चाहे मथुरापुर में ले लीजिए या सीतामढ़ी में पर्टिकुलरली ले लीजिए, आप उससे संतुष्ट हैं या कुछ और करने की आवश्यकता है? अगर आप थोड़ा सुझाव ताकि हम जो है इन बातों को आगे। हम संतुष्ट नहीं है। दरअसल ये जो कुछ भी देख रहे हैं वो हम लोग जो कुछ भी कार्यक्रम कर रहे हैं हर साल, जिसका परिणाम कुछ दिखाई पड़ रहा है। शहीद रामफल मंडल जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार की योजना आई कि जो शहीद हुए थे उनके गांव को आदर्श गांव घोषित करते हुए वहां हाई स्कूल, क्या कहते हैं, कॉलेज, पानी टंकी, हर चीज की व्यवस्था हो। तो उस समय साजिश से हुआ कि शहीद रामफल मंडल के नाम पर उनके उस समय मथुरापुर के जगह पर उनका गांव बनगांव घोषित किया गया। आज भी सरकारी रिकॉर्ड में बनगांव उनका घोषित किया गया, जबकि उनका घर मथुरापुर मंडल टोल में है, जो छोटा सा बस्ती है, गरीबों की बस्ती है। और सरकार ने उस समय जो भी शासक वर्ग रहा होंगे उन लोगों ने इनका नाम बनगांव करवा दिया। और आजादी के बाद जो भी सुविधाएं मिली सरकार, चाहे पेट्रोल, चाहे
पानी टंकी की सुविधा हो, हाई स्कूल बने, चाहे टेलीफोन का तार हो, जो भी हो वो बनगांव को मिला। और बनगांव जो आबादी है वो ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, इनकी आबादी है। माल महाराज के मिर्जा खेले हो रही, मारा शहीद रामफल मंडल, फांसी पर चढ़ा शहीद रामफल मंडल, और सारा फायदा लिया बनगांव का लोग। हम लोग इतना आंदोलन किए हैं, तब वहां का जो अभी विधायक है उसने एक कर दिया कि हाँ भाई एक सामुदायिक नाम से हो। हम लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि सामुदायिक हम लोगों ने लीक कर दिया सरकार को। बाजपट्टी रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर करना चाहिए। 1998 में जब रामविलास पासवान जिस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे अटल जी के समय में, उस समय हम लोग सीतामढ़ी धानुक छात्रावास में शहीद रामफल मंडल जी की जयंती मना रहे हैं। रामविलास पासवान उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने घोषणा किया कि मैं डाक टिकट जारी करवाऊंगा और इनकी आदमकद प्रतिमा यहाँ नगर उद्यान में लगाऊंगा, कांच की मूर्ति। कांच की मूर्ति तो नहीं लगी, लेकिन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से भेजा आदमी को जो मेरे पास आया, उसका पदाधिकारी। मैं उसको लेकर मधुरापुर गया और वहां जाकर उनके परिजनों से लेकर जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स था उसको दिया। लेकिन अफसोस होता है यहाँ का जो आजादी के बाद यहाँ जो भी सांसद बने वो पिछड़े वर्ग के बने, मध्यवर्ती पिछड़ा, दबंग पिछड़ा बना। उनको लगा कि शहीद रामफल मंडल का नाम अगर आ जाएगा तो कहीं हमारा पत्ता न कट जाए। उन लोगों ने माने मदद नहीं किया, कहीं न कहीं टेक्निकल बातें में उन्होंने मदद नहीं किया, जिसके कारण 98 में उन पर डाक टिकट नहीं जारी हो सका। आज भी तो मामला लंबित है, 98 में एक डाक टिकट जारी हो गया होता, वो काम हम लोग रखे हैं। और यही सब बातें हैं। अब वो जो टावर निर्माण के लिए तो काफी मार हुई थी, लोग नहीं चाह रहे थे वहां बने, फिर भी बनाया गया, कितना केस मुकदमा हुआ। और क्या कहा जाए, बाद में यहाँ एमएलसी बने देवेश चंद्र ठाकुर, तो हम लोग तो कार्यक्रम कर रहे थे, उन्होंने हमारे पास समाज भेजा कि भाई उनका फोटो दो, हम उनका मूर्ति लगाना चाहते हैं। ठीक है, उनको हमने फोटो दिया। और जो फोटो धुंधला फोटो था, उस फोटो को हमसे जो छोटा भाई है प्रमोद बिहारी मंडल, वो आर्टिस्ट है, उसी ने उसको पेंटिंग कर जीवंत फोटो बनाया। फोटो देख रहे हैं, फोटो उन्हीं की है। हाँ, उन्हीं का, उसी समय का बना हुआ प्रमोद बिहारी का। और हम दोनों भाई पढ़ाई भी करते थे और पेंटिंग भी करते थे और उसी से कमाते थे और पढ़ाई करते थे। दोनों भाई आर्टिस्ट, और बैनर लिखना, बोर्ड लिखना दोनों भाई का काम था। और हम दोनों भाई पढ़ते थे, कमाते थे, और ये हमारा छोटा भाई बनाया। आज वो भी पदाधिकारी है, एमडीएम पदाधिकारी है। ठीक है जी। तो इस तरह हम लोग माने शहीद रामफल मंडल जी के बारे में, जो उनके परिजनों को जो मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। और वहां के तो मुखिया लगातार बन रहा है, मंडल ही है। लेकिन सवाल है कि बनने से क्या होगा, जज्बा और जुनून होना चाहिए ना। हाँ, वो चीज नहीं है। जी सर, एक बार 1942 के आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट किया शहीद रामफल मंडल जी ने, थोड़ा सा संक्षेप में वो बता देंगे, क्योंकि हमने वो डिस्कस नहीं किया है इसमें। अरे 1942 का आंदोलन चल रहा था। दरअसल गांधी जी का करो या मरो का नारा इधर शुरू हो गया, उधर आजाद हिंद फौज का तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। जैसे लगा कि अंग्रेज को यहाँ से भगा देना है। और सीतामढ़ी में भी वो क्रांतिकारियों का जो हौसला था, उसका फौज था, वो भी चाहता था कि अंग्रेज यहाँ से भागे। उसी कड़ी में चूंकि शहीद रामफल मंडल जी इस इलाके के नामी गिरामी पहलवान थे, और उनको वहां का माने क्या कहते हैं कि जिम्मेवारी दे दी गई। और जिम्मेवारी देने के बाद वो एक दरोगा था, उस समय सबपुरी थाना में आता था, दरोगा था, उसका नाम था अर्जुन सिंह, बहुत खूंखार था। हमेशा कमजोर वर्ग के लोगों का कुछ छीन लेना, उसको मारना पीटना, उसके डर से सब लोग ये होता था, क्रांतिकारियों को परेशान करता था।
तो योजना बनाई गई कि उसी को मार देना है। वो सीतामढ़ी आ रहा था हनुमान घोड़ा पर चढ़ के, तो उसको किसी ने जानकारी दे दिया कि आपकी मारने की योजना है। इधर हजारों की संख्या में जो भी क्रांतिकारी थे बाजपट्टी चौक पर खड़े थे। 24 अगस्त 1942 की घटना है। दुर्भाग्य से वो अर्जुन सिंह दरोगा नहीं आकर उस समय सीतामढ़ी अनुमंडल का जो अनुमंडल अधिकारी था हरदीप नारायण सिंह, वो लॉ एंड ऑर्डर को शांत करने के लिए अपनी गाड़ी से इंस्पेक्टर राममूर्ति झा, हवलदार श्यामलाल सिंह, चपरासी दरवेशी झा और ड्राइवर आदित्य राम के साथ अपने जीप से वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद लोग इंतजार कर रही थी उस दरोगा, लोगों ने उसको घेर लिया। राममूर्ति झा जो था इंस्पेक्टर, उसने हवाई फायरिंग किया। हवाई फायरिंग करते ही लोगों में एकदम गुस्सा चरम पे आ गया, ईंट पत्थर चलने लगा। उसी समय शहीद रामफल मंडल जी के जो गुरु थे विंध्यश्री प्रसाद, उसने सीटी मारी और शहीद रामफल मंडल ने फरसा से उस क्या कहते हैं कि एसडीओ हरदीप नारायण सिंह को फरसा से वार करके उसके गर्दन को ही काट दिया। फिर जो हजारों की भीड़ थी उन सारे लोगों ने उन हवलदार को, उस चपरासी को भी मार दिया। भीड़ ने वो जो हवलदार था वो तो भाग गया। एक राजेंद्र ठाकुर एक लोहार था, उसकी दुकान में घुस गया, अंदर से बंद कर लिया। लोगों ने उसकी दुकान को तोड़कर उसको खींच कर लाया और तब उसको मार डाला। और मारने के बाद उस सबको क्या किया कि बगल में अधवारा नदी है, उसमें उस सबको जय हिंद के नारों के साथ उस सब कर। आदित्य राम किसी तरह वीर का फायदा उठाकर यहाँ सीतामढ़ी आया, डुमरा आया, वहां शासन प्रशासन को खबर किया किस तरह की स्थिति है, तब यहाँ से लोग गए। जी, बड़ी वीरोचित कहानी है। मतलब आप कहें कि इसको जो है एक 17-18 साल का नौजवान, 19 साल का, और जो है इतना बहादुर होगा और अकेले जो है भी हजारों की संख्या में लोगों के सामने जो है उस समय आपको पता ही है पुलिसों का क्या आतंक हुआ करता था, लोग डरते थे, फिर भी जो है भीड़ पड़े। तो मानना पड़ेगा ये खून की है। कह सकते हैं कि हमारे अंदर दोनों तरह का खून है। रेणु जी को मान ले तो लेखनी की है, और रामफल मंडल जी को मान ले तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर विरोचित है। तो अच्छा, एक सवाल उठ रहा था मेरे मन में। कई सारे लोग कहते हैं कि 2017 में हमने ना दिल्ली में बहुत अच्छे से जो है उनकी मतलब ये दिवस मनाया था, ठीक है। तो उसमें कई सारे लोगों ने कहा कि तुम लोग इसको जाति के साथ जोड़कर क्यों देख रहे हो, तुम ऐसे क्यों नहीं कहते हो कि स्वतंत्रता सेनानी। तो हमने कहा कि भाई हम कहाँ कह रहे हैं किसी को, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हो कि जो है धानुक जाति के हैं, लोग दूसरे कहते हैं अपनी जाति के, बोस कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपनी जाति के। अगर हम कहने लगते हैं तो तुम्हें परेशानी होने लग जाती है। तो आप अगर ऐसे जगह पे होते तो आप कैसे डील करते इसको? ऐसा है, जैसे मैंने डील किया, मैंने जो किताबें लिखी अमर शहीद राम कि हम पर धानु का धब्बा नहीं लगे, जाति का धब्बा नहीं लगे, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि इतिहास हम नहीं लिखेंगे तो लिखेगा कौन? सही बात। मैंने इतिहास लिखा और इतिहास को सभी जातियों में सभी जगह तक फैलाया गया कैसे, इसके लिए मैंने जैसे सीतामढ़ी में जब जब कार्यक्रम मैंने एक कार्यक्रम लगाया, उसमें अमर शहीद रामफल मंडल और जुबा सैनी, क्योंकि बिहार के उस समय 2 ही लोगों को फांसी हुई थी, तो दोनों का लेकर हम करते हैं। अमर आजादी की लड़ाई में फांसी को गले लगाने वाले अमर शहीद रामफल मंडल एवं जुबा सानी एवं अन्य गुमनाम शहीद बंसी तत्मा, सुखन लोहार, भदई कवारी, गुगुल धोबी, परसद तेली, छट्टू कानू, बिकन कुर्मी, बंगाली नुनिया, मौजे झा, महावीर गोप, बुझावन ठाकुर, राम लखन गुप्ता, सुखराम महरा, मथुरा मंडल, नौसाद सिंह, नौजाद सिंह इत्यादि गुमनाम शहीदों का सामूहिक शहादत समारोह करके हम मनाते हैं। उसमें यह होता है
कि उसमें सभी जाति के जो शहीद हुए थे सबका मैंने नाम ले लिया, और कौन आदमी कहाँ शहीद हुए थे उनके बारे में बताता हूँ। जैसे नुनिया में नुनिया समाज के अध्यक्ष को बुलाया कि तुम्हारे जाति का बंगाली नुनिया शहीद हुआ और इसने ये किया वो किया। कबारी को बुलाया, भदई कबारी यहाँ शहीद हुए, बंसी तत्मा यहाँ शहीद हुए, बीकन कुर्मी यहाँ शहीद हुए, बलदेव सूरी यहाँ शहीद हुए, मौजे झा यहाँ शहीद हुए। इस तरह से एक साइकोलॉजिकल मैं इसका प्रयोग करता हूं ताकि उस समाज के लोगों को लगे कि भाई हमारे भी जाति के लोग यहाँ हैं, और उसके साथ हम ये करते हैं कि अपने महापुरुषों के बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी लोगों को दे देते हैं। और इसका फायदा ये हुआ कि हमारे महापुरुषों को वो लोग भी मनाने लगे हैं, सभी जगह मनाने लगे हैं। इसी में ना एक्चुअली मुझे पर्सनली एक चीज मुझे देखने को मिला, मैं बता दूं आपको कि अभी जुब्बा साहनी जी का जो है शहादत दिवस मनाया गया था मुजफ्फरपुर में। उसमें मैं राजनीतिक पार्टी का तो नाम नहीं लूंगा, बिहार से ही बिलोंग करते हैं और वो मैं उनको काफी करीब से फॉलो भी करता हूँ ट्विटर पे। तो मैंने देखा कि उन्होंने जो है जुब्बा साहनी के वहां पे गए भी, और जब मैंने ये पूछा कि भाई ठीक है आप उनको मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप उनके साथ तो खड़े होते हैं, हमारे साथ खड़े नहीं होते। तो ऐसी भी परिस्थिति कई दफा आ जाती है। तो खैर हमारा तो ये है कि सभी जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी है, हम सबका इज्जत करें और सबका सम्मान करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और आपसे पूछना चाह रहे थे कि मथुरा मंडल जी के बारे में थोड़ा सा बताइए, अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं। मथुरा मंडल 29 अगस्त 1942 ईस्वी को सीतामढ़ी जिला के रीगा प्रखंड के रेवासी गांव अंग्रेज पुलिसकर्मी और वहां के आंदोलनकारियों के साथ झड़प हो गई रेवासी गांव में, और वहीं पर गोलीबारी हुई। जिस गोलीबारी में मथुरा मंडल को गोली लगी और वहीं पे मारे। पिछले बार भी उनका बहुत धूमधाम से कार्यक्रम उनके गांव पर मनाया गया। उनके परिजन है, अभी वहां मुखिया है और सरपंच है, तो हमें बुलाया गया था। तो हमने उनके बारे में विस्तृत रूप, चूंकि उनको भी उतनी जानकारी नहीं थी, तो फिर उनका फोटो मैंने उनके फैमिली के लोगों का फोटो लेकर हम अपने भाई को कहा कि भाई इनसे मिलता जुलता फोटो बनाओ। तो उनका एक फोटो बनाकर और उनका भी वो कार्यक्रम हमने किया था वहां। जी चलिए, अच्छा है। और दरअसल बिहार अभिलेखागार में जब मैं गया था तो वहाँ एक मोटी किताब है स्वतंत्रता आंदोलन पर। उसमें 1942 में कौन कौन लोग शहीद हुए थे, किस डेट को, डेट बाय डेट। अच्छा। तो उसमें मैंने चिन्ह किया था। तो उसमें हमारे लोग कहाँ, जैसे मुंगेर से, भागलपुर से, कटिहार से, पूर्णिया से, सभी जगह से हमारे जाति के लोग शहीद हुए थे। खैर शहीद तो किसी जाति का नहीं होता है, वो तो देश का होता है। तो उसको एक जाति में बांटना उचित हम नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो लोग हैं उनमें वो जोश कैसे जगेगा, भीतर से वो आंदोलित कैसे होंगे, उनको कुछ न कुछ मसाला चाहिए। इसलिए मसाला देना पड़ता है। तो आपके पास कोई ऐसा है जो आप हमें दे सके, हम प्रेषित कर सके? एक आपकी किताब थी मुंशी मंडल जी द्वारा रचित, उनमें आपका जो लेख है उसको मैं पढ़ रहा था। तो उसमें जो है एक कई सारे अपने जाति के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम है। जैसे मैं पढ़ देता हूँ आपको। राम अवतार मंडल जी, ये भागलपुर से बिलोंग करते हैं। रामेश्वर मंडल जी, ये भी भागलपुर से बिलोंग करते थे। रामेश्वर मंडल जी परहरा जिला मुंगेर से। आप ही ने लिखा। ललित मंडल मुंगेर से। गुरु मंडल मुंगेर से। इन सारे लोगों का उल्लेख है। श्री नारायण मंडल मुख्तारपुर भागलपुर बिहार से, इनका भी उल्लेख आप ही ने किया है। बस उस किताब के माध्यम से हमको जो जानकारी मिली उसको मैंने अंकित कर दिया है, जोड़ दिया।
तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है ये पूरा लिस्ट जो है आपके पास, खास करके अपनी जाति के लोगों का, वो थोड़ा सा लिस्ट आप हमें दे दीजिएगा तो बड़ी कृपा होगी, हम ताकि लोगों तक पहुंचाएं बात। और भी ठीक है, वो तो हमने एक प्रयास किया था, जैसे पटना में कार्यक्रम जो लगाया था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उसमें जैसे इंजीनियर शैलेंद्र जी को हमने कहा कि भैया इस तरह की बातें हैं तो सिर्फ शहीद रामफल मंडल नहीं, जुबा सैनी का भी लिखा, तो शहीद रामफल मंडल जुबा सैनी दोनों के साथ साथ अन्य गुमनाम शहीदों का एक साथ हम लोगों ने तो कार्यक्रम लगाया था कृष्ण मेमोरियल हॉल, और उसमें सारे लोगों की चर्चा की थी, और उसी में हमने एक चीज लिखा है सर, जैसे हर खासकर अति पिछड़ा वर्ग हमको उसको गोलबंद करना है, तो नुनिया में कौन कौन शहीद हुआ उसकी सूची बना लिए हैं, कौन कौन जिला में, कहार में कौन कौन हुआ है, बीन में कौन कौन हुआ है, थानों में कौन कौन हुआ है, अंसारी में कौन कौन हुआ है, कवारी में कौन कौन हुआ है, बढ़ई में कौन कौन हुआ है, लोहार में कौन कौन हुआ है, कानून कौन हुआ है, उसका मोटा मोटी हमने वो सूची बनाई, ताकि वो एक ऐसा मसाला है जिसका उपयोग करने से उस समाज के लोग कम से कम हमारे साथ जुड़ने का काम करते हैं, जुड़ने का काम। और जी, और ये तो करना पड़ेगा हमको जोड़ने के लिए, क्या हमारे पास क्या मसाला है, वैसे लोग जुड़ते नहीं है, कहेंगे अति पिछड़ा के आंदोलन की लड़ाई करना है तो आएंगे नहीं, तो उनको हम उनके जाति के महापुरुषों को नाम लेकर बुलाते हैं, और बुलाकर जो मूल एजेंडा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी दुर्गति का कारण क्या है, हमको क्या करना है, हम अपने मूल उद्देश्य को बताकर उसको हम गोलबंद करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो होगा नहीं, जाति की मीटिंग लगा दीजिए तो लोग जुड़ जाएंगे, अति पिछड़ा की मीटिंग लगाइए तो आएगा नहीं लोग, होकर जात के शहीद का मीटिंग लगा दीजिए तो सब आ जाएगा। तो हम वही एक मसाला, वही एक मेरे पास हथियार है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, बिहार करना भी चाहते हैं। एक बार हम शैलेंद्र जी को सुन रहे थे, गुड़गांव में आए थे, और उनका कहना था कि हमें जो है सामाजिक और जो है सांस्कृतिक लड़ाई को जो है तेज करनी पड़ेगी, और जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं उनकी जो है ये जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि दोनों तरह की जो लड़ाई है वही दोनों जो है आगे बढ़ के लड़ सकते हैं, और समाज को आगे ले जाने की जो है क्षमता इन्हीं लोगों में है। तो इसीलिए वो उनका कहना था कि जो पढ़े लिखे वर्ग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो लोग आगे आए और सामाजिक और जो है सांस्कृतिक लड़ाई इसको बनाए, तभी जो है हम पढ़ लिख गए, लेकिन सांस्कृतिक बदलाव अगर नहीं आया तो विचार में बदलाव नहीं होगा, और सांस्कृतिक बदलाव अपने घरों से शुरू करना। जैसे मैं बता दूं, मेरे घर में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती जी। मेरे यहाँ मैं बता देता हूँ, मेरे यहाँ जैसे मेरा मकान हुआ, मकान का उद्घाटन हुआ तो माता पिता की पूजा किए, गुरु की पूजा किए, और फिदा कटवाए गुरु से, अंदर घुसे, दैट्स ऑल, भोज हुआ, माता पिता पर चर्चा हुई। शादी विवाह होता है आधा घंटा में, 1 घंटा में मैं शादी कराता हूँ, मैं शादी भी कराता हूँ, श्राद्ध भी मैं कराता हूँ सर। मेरे पिताजी का निधन हुआ, मैंने कहा कि ब्राह्मण मेरे दोस्त है, कोई बात नहीं वो खाएंगे, लेकिन मैं ब्राह्मण को अपने यहाँ नहीं बुलाऊंगा, और ब्राह्मण को नहीं बुलाया। मैंने मूल निवासी विधि से, हमारी जो पुरातन विधि रही है, जो पाली भाषा में हमारे पूर्वज किया करते थे, जो आज भी उपलब्ध है, मैं उसके माध्यम से मैंने वो कार्यक्रम किया, श्रद्धांजलि समारोह किया, और उन पर कीर्ति स्मरण हुआ, लोगों ने चर्चा किया, और फिर अंधविश्वास पर हम लोग ज्यादा चोट करते हैं, पाखंड पर ज्यादा चोट करते हैं, और तर्क विश्लेषण और विज्ञानवाद पर ज्यादा जोर देते हुए हम आगे कैसे बढ़े, विकास कैसे करें, इस पर जोर देते हुए हम सांस्कृतिक आंदोलन की ओर हम बढ़ गए हैं, हम वो कार्यक्रम करते हैं। लेकिन अफसोस होता है, हम तो कर लेते हैं, 2-4 गो आज में तैयार हुआ, फिर लोग नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि हमारा अध्यक्ष हो रहा ना, हमारा अगला बेर में होते, उनको शुरुआत तो करो। हमने शुरुआत किया, इतनी हमें परेशानी हुई, कोई बात नहीं, हमने किया, हमारा दियाद, हमने माथा नहीं छिलाया था, वो बाल नहीं छिलाया, हमारा दियाद कहा कि बाप रे उसको, हमको आपको जो करना है करो ना, आपको भोज करना है करो, आपको नहीं करना है नहीं करो, आपको जो दान पुण्य करना है करो। हमारे पिताजी बोले थे कि नरक में जगह खाली है, नरके में हम जाएंगे, स्वर्ग में जगह फूल है, तो आप क्या घबराते हो भाई,
पिताजी हमारे हैं, अगर आपको लगता है कि उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा तो आप अपना जमीन उमीन बेच के ब्राह्मण को दान दे दीजिए, उनको स्वर्ग मिल जाएगा। हम नहीं देने वाले। हम समाज में हमसे कुछ गिरभांसे से तो बोलिए, ये जो 4 को 5 को भोज होता है वो नहीं करेंगे, ये सबका पैसा हमसे ले लीजिए। अब जो गरीब बच्चा है उसको पढ़वाइए, जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है उसके काम कीजिए। हमने वही किया, एक मुश्त पैसा जमा कर दिया, एगो भोज किया, लोग खुश हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा है। और फिर गया से कहां से अच्छे अच्छे वक्ता को बुलाए जो अंधविश्वास पर स्पीच दिए। इस तरह सांस्कृतिक आंदोलन सबको करना पड़ेगा, कौन करेगा? हम सांस्कृतिक आंदोलन हमारे घर की जो महिलाएं हैं उसको पहले तैयार करना होगा। जी चलिए सर, हमने सांस्कृतिक आंदोलन हिस्ट्री भी बात कर लिया, सांस्कृतिक भी बात कर लिया। अभी क्या है, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को कैसे लाएंगे अपने समाज के बीच में, थोड़ा सा उसका भी दिशा बताएं, किस हिसाब से लाएंगे साइंस और टेक्नोलॉजी? देखिए अभी तो यही चलेगा। तो शासक वर्ग जो है ना, साइंस और टेक्नोलॉजी को भी उसमें भी भगवान घुसा दिया है। और हमारे पढ़े लिखे लोग उसमें भगवान खोजते रहते हैं। हमें उसको समझना होगा कि जैसे अभी का जो दौर चल रहा है, नौकरियां समाप्त हो गई, हायर एजुकेशन महंगा हो गया, हम अपने बच्चे को हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो आगे बढ़ गए हैं उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका परसेंटेज 0.5%, 1%, 2% होगा। लेकिन हमारा इतना बड़ा समाज है, उसका क्या हाल है जो गांव में रह रहा है, आज भी खिचड़ी चोखा खाता है और पढ़ने आवे या ना आवे कोई मतलब नहीं है, वो उसका विकास कैसे होगा? हमें इस पर ध्यान देना होगा। चूंकि शासक वर्ग नहीं चाह रहा है कि हम लोगों के बच्चा पढ़े, उसको किताब दो फ्री में और भोजन दो, ड्रेस दो, घुमाने के लिए पटना भी ले जाओ, बिल्डिंग भी दे दो, मास्टर भी बढ़ा दिया, सब सुविधा दे दो, सिर्फ पढ़ाई नहीं दो। आज यही ना स्थिति है। आप कहिए कि बेटा पढ़ाइया, 8वां में पढ़ाइया और 10 के पहाड़ा में 20 बेर कुथाइया, किताबें नहीं पढ़ने आता इसमें हमारा चेचिस को कमजोर किया जा रहा है। जब चेचिसवे कमजोर हो जाएगा तो बॉडी उस पर क्या बनेगा? जी, इसमें तो एक मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि जिस तरीके से पिछड़े समाज में पैसा आया, तो पिछड़े समाज में जब पैसा आया तो वो क्या करने लगा, ब्राह्मणवादी सोच, पूजा पाठ में ज्यादा पैसा करने लगा, पढ़ने लिखाने में ज्यादा ध्यान दिया नहीं। अभी भी पैसा आया तो सत्यनारायण, अब जोरा सत्यनारायण की पूजा करता है। एगो हमारे रिलेटिव है, वो कहते नहीं पंडित जी कहे कि जोरा सत्यनारायण, अब जोरा सत्यनारायण की पूजा एक बार कराता है, 2 बार धोती लेता है, 2 बार दक्षिणा लेता है। अरे काहे तुम पढ़ा लिखा भाई, साला पढ़ लिखा ऑफिसर बन गया, और जोरा सत्यनारायण है कि झूठ नारायण है उसकी पूजा करता है। जहाँ 100 साल पहले एक दिन भी पूजा नहीं होती थी, अब साल में कम से कम 12 बार पूजा करते हैं। अरे समझिए ना, अब संतोषी माता सिनेमा हॉल में पैदा ले लिया, अब जगह जगह उसका मंदिर बन रहा है। तो कम से कम हम लोगों को आज के परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत है। और वो टेक्नोलॉजी अभी आज के दौर में, जैसे जो मध्यम वर्ग, कमजोर वर्ग है, उसको जैसे गांव-गांव में मोबाइल बनाने का उसको सीख ले, मेरे ख्याल से उसमें अच्छा कमा लेगा। मोबाइल बनाना सीख ले, लैपटॉप बनाना सीख ले, वही 2 महीना 3 महीना का कोर्स है। इसके साथ साथ अभी स्वास्थ्य सेवा में ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही है। जैसे कम पैसा में, अभी तो हाँ कम पैसा में उसका कोर्स कर ले। आज क्या है, पैसा है रिंच में कि सिरिंच में, पैसा है रिंच में कि सिरिंच में। सिरिंच वाला कभी भूखे नहीं मर सकता आज के दौर में। आप ही का दवा, आप ही का सुई, आप भोकाए 20 रुपया, 19 रुपया के पानी का बोतल और चढ़ाई 50 रुपया। तो कहने का मतलब भूखे नहीं मरेगा, सम्मान की जिंदगी जिएगा। इस क्षेत्र में थोड़ा ही करे, और जो आधुनिक जो चीज सब आ रहा है, परंपरागत चीजों को छोड़े। दूसरी बात है खेती पर ध्यान दे, खेत को खरीदे,
क्योंकि आने वाला समय जिसके पास जमीन होगा वही जिंदा रहेगा। थोड़ा बहुत पैसा है तो जमीन जरूर खरीद लीजिए और कृषि को मत छोड़िए, काम करना, खेती करना। आजकल का जो यूथ है वो धान कैसे रोपाता है वो नहीं जान रहा है, मकई की खेती कैसे होती है नहीं जान रहा है, हमें उसको सीखना पड़ेगा जी। उसका भी अनुभव हम ले ताकि हम भूखे नहीं मरे। ठीक है सर, मेरे हिसाब से तो चर्चा अब कंप्लीट हुई है। बाकी आपका कोई फाइनल कमेंट है शशिधर जी तो बता दीजिए, अपने तरफ से कुछ कंक्लूजन। नहीं, मेरे तरफ से तो सब कुछ अभी तक जो है ठीक रहा। अब देखते हैं लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसके कमेंट के हिसाब से फिर आगे चर्चा को और बढ़ाएंगे। अगर कुछ लोग मेरे ख्याल से ये वीडियो तो सही बना है और लोगों तक प्रसारित होगी तो शायद लोग अच्छे कमेंट्स भी देंगे और कुछ और विनोद बिहारी जी से जानना चाहेंगे किसी और मुद्दे पे तो फिर हम उनको जो है वापस लाइन पे लेंगे और फिर चर्चा। मेरा अपने समाज सहित सभी कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों के युवाओं से और बुद्धिजीवियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा है जी। आज आदमी चढ़ गया चांद पर, हम बैठल है मचान पर। जो शासक वर्ग है पुनः हमें मचान पर लाना चाह रहा है। जिनको ऊपर बढ़ने का मौका मिलना चाहिए था और मौका नहीं देकर पुनः वही स्थिति पैदा की जा रही है। धार्मिक आडंबर, धार्मिक जो विद्वेष है और आपस में हमें उलझाकर हमारी मूल चीज से हमें भटकाव की ओर ले जा रहा है। क्योंकि पेट न होता तो किसी से भेंट न होता, ये लड़ाई पेट की है। और पेट की लड़ाई जो है हमारे भाई दिल्ली में, मुंबई में और आज इतने इतने दूर जा रहे हैं पेट के लिए। मेरा कहना है कि भाई वो पेट जो है और इसके लिए हम सारे लोगों को मानवतावादी बनिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, किसी के साथ विद्वेष मत कीजिए। हम यही समझे कि हम मानव हैं। हमको 6743 जाति में तोड़ा गया है और हमको कमजोर करने के लिए तोड़ा गया है। पेरियार ने कहा कि चालाकों ने ईश्वर बनाया, मूर्खों ने अपनाया और धूर्तों ने कमाया जी। तो हम उन धूर्तों को जवाब दे और वैज्ञानिक सोच अपनाते हुए महात्मा बुद्ध का जो वैज्ञानिक सोच था, फूले अम्बेडकरी, कर्पूरी का जो विचारधारा, उसको आगे लेते हुए, सबको सम्मान करते हुए, सबको हिस्सेदारी की बात करते हुए अपनी बात रखें तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा भारत और अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। चलिए, जितना ज्यादा चर्चा होगा, जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा ही पता चलेगा, समझ में आएगा लोगों को। चलिए, हमें लगा कि सर आज तो पहली बार, हम तो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, हमको तो ये सब आता नहीं है। बच्चा सब जोड़ दिया है आप लोगों से। हम बड़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मुकेश बाबू और शशिधर बाबू जैसे लोगों के साथ हम जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लगा। कल मैं टेली कॉन्फ्रेंस पर करीब 10-12 लोगों से जुड़ा था जी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पटना सहित, बिहार सहित करीब कई स्टेट के लोग से हम जुड़े हुए थे फोन पर ही। वो सारा वो अति पिछड़ा पर खासकर वो डिबेट था जिसमें प्रोफेसर लोग थे, बड़े बड़े विद्वान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको जोड़ा गया था। उस पर हमने अति पिछड़ा पर हमने वो सारी बातें रखी थी और आजादी के पहले से लेकर अभी तक, मैंने अभी तक क्या स्थिति है, किस स्टेट में क्या स्थिति है, तो हमने वो सारा डाटा दिया था। यूपी का डाटा दिया था, सभी जगह का डाटा दिया था। तो लोगों ने काफी इसको सराहा कि नहीं, कम से कम आपने ये डाटा हमारे पास भी नहीं है और आप इस डाटा को आप दे रहे हैं। तो ये सब बातें हुई। हमने कहा भी राष्ट्रीय पहचान की जरूरत है। अति पिछड़ा को राष्ट्रीय पहचान तभी मिलेगा जब हमारी पहचान होगी। उसके लिए जी रोहिणी आयोग का अनुशंसा लागू हो और लागू होने के बाद जब तक लागू नहीं होगा तब तक हमको उसका अधिकार नहीं। जी। चलिए, इस चर्चा में आप लोगों ने
हमें जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेनी मेनी थैंक्स। एक लाइन कहना चाह रहे थे आपके लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जैसा हम कह रहे थे कि लोगों के कमेंट्स तो आएंगे ही, और कमेंट्स के बाद फिर हम बात करेंगे एक दफा फिर से, और जवाब देना पड़ेगा। और जो है कोई चर्चा की मांग हुई तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि एक बार फिर से जो है हम इसी तरह कोई कार्यक्रम करें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। जैसा हम कह रहे थे कि हमारी जिम्मेवारी बनती है और हम इसको कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से जो है कोशिश करेंगे पूरा करने का। आपसे भी अपेक्षा रहेगा। आप सभी का धन्यवाद। धानुक समाज लाइव में धन्यवाद सर। चलिए, ये हमारे अमर शहीद रामफल मंडल अमर रहे, अमर रहे।